प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, मैं विश्वनाथ मिश्र आप सभी का एक बार फिर से अभिवादन करता हूँ। आज हम लोग पर्यावरणवाद पर बातचीत करेंगे और इसके सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने अपने अनुभव में यह पाया है कि हमारे विद्यार्थी पर्यावरण के संबंध में जब उत्तर लिख रहे होते हैं तब वे इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी में पर्यावरणवाद का उत्तर किस तरह अलग अलग तरीके से लिखा जाए, क्योंकि मैंने पाया यह है कि विद्यार्थी इन सभी प्रश्न पत्रों में जब पर्यावरणवाद को लेकर कोई उत्तर लिखते हैं तो लगभग सभी में एक ही जैसा उत्तर लिख देते हैं। जब हम सिद्धांत के पेपर में पर्यावरणवाद का उत्तर लिख रहे होते हैं तब हमें विचारों को आधार बनाना चाहिए। जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पर्यावरणवाद की चर्चा कर रहे होते हैं तब हमें पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और एक्शन प्लान के आधार पर अपने उत्तर को बनाना चाहिए। इसी तरह जब हम नेशनल पॉलिटिक्स में पर्यावरणवाद का उत्तर लिख रहे होते हैं तब हमें पर्यावरण संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय कानूनों, आंदोलनों और उनकी सफलताओं तथा असफलताओं और उनके पीछे जो राजनीति है उन सबों का मूल्यांकन करते हुए कोई उत्तर लिखना चाहिए। आज हमारी चर्चा पर्यावरणवाद के सैद्धांतिकी को समझने के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगी और हम इसके सामान्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। पर्यावरणवाद के सैद्धांतिकी को समझने के लिए इसके उदारवादी, मार्क्सवादी, नारीवादी, नव उदारवादी और उत्तर आधुनिकतावादी मान्यताओं को समझना आवश्यक है। इस वीडियो में जो आप स्लाइड देखेंगे वह लिंडा हैजर के विचारों पर आधारित ही नहीं है बल्कि उन्हीं के एक लेख की पुनर्प्रस्तुति है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, परंतु जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ वह मेरी अपनी हैं। आप एक बार मेरी बात सुन लें और फिर अपनी सुविधा के अनुसार स्लाइड में लिखे विचारों और तर्कों को पढ़ें। तो आइए बात शुरू करते हैं। आज हम पर्यावरणवाद के ऊपर। यह बात 1858 ईस्वी की है। आपको पता ही है कि ब्रिटेन की संसद टेम्स नदी के ठीक ऊपर बसी हुई है और आपको यह भी पता है कि ब्रिटेन उन देशों में शामिल है जहां औद्योगिकरण और शहरीकरण का सबसे पहले आगमन हुआ। जिस वैज्ञानिक ज्ञान और आर्थिक विकास पर औद्योगिकरण और शहरीकरण टिका हुआ था उसे आए अभी 100 साल भी नहीं हुए थे कि टेम्स नदी में इतनी बदबू उत्पन्न हो गई कि 1858 में ब्रिटेन की संसद को अपनी कार्यवाही रोक देनी पड़ी। उसे संसद को खाली कर देना पड़ा क्योंकि वहाँ रहते हुए उस बदबू के भीतर रहना मुश्किल था। आधुनिक समय में पर्यावरण संरक्षण के कानूनों और इसके लिए व्यवस्थित कार्य योजना की शुरुआत इसी दौर में आरंभ होती है और इसी से एक आधुनिक सिद्धांत, विचारधारा और आंदोलन के रूप में पर्यावरणवाद की नींव पड़ती है। शुरू में पर्यावरणवाद में कोई आध्यात्मिक, नैतिक या मानवीय मूल्य शामिल नहीं था। यह बस मनुष्य की क्रिया पर प्रकृति द्वारा जो प्रतिक्रिया की गई थी उस पर मनुष्य की पुनः प्रतिक्रिया थी और शुरू में इसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं था। यह जो पर्यावरण संकट के रूप में एक नई चुनौती मानव जाति के सामने खड़ी हो रही थी उसके मूल में तकनीकी जीवन दृष्टि और प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेने की मनुष्य की योजना ही थी। आरंभ में यह सोचा गया कि तकनीक और आधुनिकता से उत्पन्न इस समस्या का समाधान बेहतर तकनीक और आधुनिकता के द्वारा ही संभव है।
यही बात दुनिया में पहली बार बने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों एवं संधियों पर भी लागू होती है। पिछली शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में जो मैरीटाइम सेटलमेंट हो रहे थे, उसके पीछे मूल चिंता समुद्री मछलियों को बचाना था, जो समुद्र में जहाज़ों के चलने और उनके तेल के रिसाव के कारण मर रही थीं। एक बार जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधायन में पर्यावरण का मुद्दा आ गया, तब यूरोप, अमेरिका और दुनिया भर में एक होड़ लग गई कि सभी देशों में इस नए विमर्श का खोज किया जाए। और इस प्रयास में खोज यह किया जाने लगा कि अलग अलग देशों में उनके जो पुराने ग्रंथ थे, उनमें पर्यावरण को लेकर के किस प्रकार का चिंतन हुआ है। यह जो नया विमर्श उत्पन्न हो रहा था, उसमें पश्चिम एक दोराहे पर था। दोराहे पर इसलिए कि उसने ज्ञानोदय के बाद और प्रोटेस्टेंट इथिक्स के सहारे मानव केंद्रित विकास यानी कि एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट को कम से कम 200 वर्षों से आधार बना लिया था, और अब उसे इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट यानी कि प्रकृति केंद्रित विकास की बात करनी थी। वह एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट को छोड़ नहीं सकता था, बल्कि उसी में इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट के लक्ष्य को जोड़ जरूर सकता था। ठीक इसी तरह पर्यावरणवाद को लेकर गैर पश्चिमी राष्ट्र भी दोराहे पर थे। एक राह तो बहुत आसान था, जहां वे दिखा सकते थे कि पर्यावरण प्रदूषण को जन्म देने वाला ज्ञान उनके परंपरा या पुराने चिंतन में नहीं है, और इसी कारण उनकी सभ्यता ने पर्यावरण प्रदूषण को जन्म नहीं दिया है। इस चिंतन या विचार ने जब अपने पुराने ज्ञान की पर्यावरण से जोड़कर अर्थ निकालना आरंभ किया, तब प्रकृति के प्रति नैतिक चेतना के सूत्रों में आधुनिक पर्यावरणवाद के बीज को खोज निकाला और अपनी पीठ भी थपथपाई। परंतु ऐसा करते हुए गैर पश्चिमी मुल्क इस बात की अनदेखी करते हैं कि वे जिस पर्यावरणीय नैतिक चेतना की बात कर रहे हैं, उसके आर्थिक विकास का स्वरूप और सरोकार अलग है। वे यह नहीं बता पाए कि आधुनिक पूंजीवादी औद्योगिक अर्थव्यवस्था के साथ वे पर्यावरणीय नैतिक चेतना को किस तरीके से जोड़ सकते हैं, खास करके उस पर्यावरणीय नैतिकता की जिसका उदय एक अलग प्रकार की आर्थिक व्यवस्था में हुआ था। इस तथ्य को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। भारत में सुनने को मिलता है कि तुलसी हर आंगन में और पीपल हर गांव में हमारे पर्यावरणीय नैतिक चेतना का अंग है, और हम तुलसी को माता कहते हैं तथा पीपल में देवताओं का निवास मानते हैं। ठीक है, बेशक हम ऐसा मानते हैं, परंतु ऐसा मान लेने से बड़े बड़े कारखाने, डैम, एयरपोर्ट आदि से तुलसी, नीम और पीपल का संबंध कैसे जुड़ेगा? क्या आप रेलवे ट्रैक और एयरपोर्ट पर नीम, पीपल आदि का वृक्ष लगा पाएंगे? इसका सीधा सा उत्तर है नहीं। इसी कारण भारत और भारत जैसे अन्य देशों में पर्यावरण संरक्षण का प्राचीन ज्ञान अधिकांशतः रिचुअलिस्टिक यानी कि कर्मकांडीय बनकर रह गया। संभव है कि आपने भी ऐसे कर्मकांडों को देखा होगा। आपने नदियों की पूजा आरती या नदियों में पूजा आरती होते हुए देखा होगा या इसमें भाग लिया होगा, और वहीं पर आपने या तो खुद भी नाक से अपनी नाक को रुमाल से ढक लिया होगा या ऐसे अन्य लोगों को देखा होगा जो उन्हीं नदियों, जहाँ पर नदी की पूजा हो रही है, वहाँ से उत्पन्न होने वाली बदबू से बचने के लिए अपने नाक पर रुमाल रखे हुए हैं। पर्यावरणीय नैतिक चेतना का दूसरा रास्ता गैर पश्चिमी देशों में एक अलग विमर्श खड़ा करता है। यह विमर्श पुराने ज्ञान में आधुनिक मानव केंद्रित विकास के सूत्र खोजना चाहता है और उसे प्रकृति केंद्रित विकास का जामा पहनाना चाहता है। इसका मतलब होता है कि लोगों की आँखें
पश्चिम के विकास पर टिकी हुई हैं और मन पूर्व के मूल्य बोध पर खड़ा है। इसमें दशकों से आंखें जीत रही हैं और मन परास्त हो रहा है। वास्तव में यह जो दूसरा विमर्श है वह आत्म प्रवंचना है, वह फॉल्स इमेजिनेशन है। यह बाघ में खरगोश की प्रवृत्ति चाहने जैसा है, अर्थात एक ओर प्रतिस्पर्धी शहरी औद्योगिक विकास के लाभ और दूसरी ओर ग्रामीण जीवन की सरलता और उसका मूल्यबोध। आज के पर्यावरणवाद की यही असली सच्चाई भी है। अन्यथा आप विचार कीजिए कि 1858 में जब ग्रेट इंस्टिंक्ट यानी कि बड़ी दुर्गंध, जिसका जिक्र मैंने ब्रिटेन के संदर्भ में पहले किया है, वह जब लोगों ने देखा, उसे लोगों ने झेला, तब फिर वे किस तरीके का प्रबंधन कर रहे थे पर्यावरण संरक्षण के लिए कि ब्रिटेन में और यूरोप में पुनः 1952 में ग्रेट स्मॉग का सामना उन्हें करना पड़ा। इसका कारण यह था कि विज्ञान और तकनीक द्वारा उत्पन्न की गई समस्या का समाधान करने में खुद विज्ञान एवं तकनीक चूक रहे थे, या तकनीकी विशेषज्ञों तथा कारपोरेट घरानों का यह विश्वास था कि वे पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को विज्ञान और तकनीक के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते विज्ञान और तकनीक के चमत्कारों ने जो बाजार तैयार कर दिया था वह यूरोप और अमेरिका के अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी थी, और यही रीढ़ धीरे धीरे पश्चिमी राष्ट्रों में भी जम रही थी। ऐसे में दुनिया के 4% लोग, किंतु प्रभावी लोग, पीछे नहीं लौटना चाहते थे। यह प्रभावी तबका एक ऐसे ज्ञान संसार का निर्माण करने में जुट गया था जिसमें यह स्थापित किया जाने लगा कि प्रदूषण के साथ जीना सीख लीजिए, ठीक उसी तरह जैसे आज यह कहा जाने लगा है कि कोरोना के साथ जीना सीख लीजिए। यह 4% वही लोग थे जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार थे, परंतु इनकी सरकारों ने जो व्यवस्था बनाई उसमें शेष 96% लोग भी पर्यावरण प्रदूषण में किसी न किसी तरह सहभागी हो जाने के लिए अभिशप्त थे। दूसरी ओर प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध ने जहां एक ओर भयानक पर्यावरण प्रदूषण को जन्म दिया, वहीं द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध के शक्ति संघर्ष ने तकनीकी एवं आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई में पर्यावरण की चिंता को पीछे ढकेल दिया। हमारे लिए यह याद रखना जरूरी है कि पर्यावरण प्रदूषण एक हिंसा है। यह एक ऐसी भयानक हिंसा है जिसमें मनुष्य सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों रूप से भाग लेता है, और इसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी कष्ट झेलने के लिए अभिशप्त हो जाती है। परंतु इस अभिशाप से अतीत में मानव जाति ने बचने का सबक नहीं लिया, बल्कि द्वितीय महायुद्ध के बाद बचे हुए बारूद और बारूद के तकनीकी ज्ञान का उपयोग उसने उर्वरक और फर्टिलाइज़र तथा पेस्टिसाइड बनाने में इस्तेमाल किया। इससे जिस एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का आगमन हुआ उसने भी मनुष्य को चमत्कृत कर दिया। इस चमत्कार को फिर से ज्ञान की एक नई राजनीति से खूब चमका कर प्रस्तुत किया गया और बताया गया कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति खेती की पुरानी तकनीक से संभव नहीं है, और इसे अपनाना मतलब जो नवीन तकनीक उत्पन्न हो रही थी कृषि क्रांति के नाम पर, उसे अपनाना जरूरी है। तब अकालों के लिए जब बात होती थी और अकालों में भूख से मरने वालों की बात होती थी, तब इसका कारण कम उत्पादन को बताया जाता था। परंतु अमर्त्य सेन के हालिया अध्ययन, जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, यह सिद्ध करता है कि अकालों के समय में भी लोग अन्न के अभाव से नहीं मर रहे थे,
बल्कि जमाखोरी एवं वितरण की गलत नीतियों के कारण मर रहे थे। यदि इस बात को यहाँ छोड़ भी दिया जाए तो 1962 में ही अमेरिकी विदुषी रसेल कार्लसन ने साइलेंट स्प्रिंग नामक किताब लिखकर पश्चिमी राष्ट्रों के कृषि क्रांति को आईना दिखा दिया था। प्रायः इस किताब को ही आधुनिक पर्यावरण आंदोलनों की सूत्रपात करने वाली किताब के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब समस्या यह है कि जब हम यह जानते हैं कि पर्यावरण का विनाश मानव जाति को धरती से विलुप्त कर देगी, तब भी हम इस पर पर्याप्त रूप से गंभीर क्यों नहीं हैं? इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक उत्तर की ओर गैरेट हार्डिन ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। उनका मानना है कि पर्यावरण साझी संपत्ति है और इस नाते लोग इसके रख रखाव पर उतना सचेत नहीं रहते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं। मनुष्य की इस आदत को गेम थ्योरी के प्रिजनर्स डायलेमा मॉडल के द्वारा समझने का भी प्रयास किया जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि रामदास, जैक्सन, खालिद और बुधिया चारों पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, परंतु चारों को यह पता नहीं है कि वे पर्यावरण का जितना भाग उपयोग कर रहे हैं और जितना भाग भविष्य के लिए छोड़ दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें इस बात का भी पता नहीं होता है कि जितने हिस्से का पर्यावरण, अपने हिस्से का पर्यावरण वह कल के लिए छोड़ दे रहे हैं, वह कल उन्हें सुरक्षित मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे में चारों मतलब यहाँ जिन्हें मैं प्रतीक के रूप में रखा हूँ, चार व्यक्ति, ऐसे में चारों अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण का दोहन करने में लग जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण में इस प्रिजनर्स डायलेमा से जो खतरा उत्पन्न होता है, उससे बचने के लिए लिबर्टेरियन लिबरल और नियो लिबरल एक नया तर्क निकालते हैं और कहते हैं कि पर्यावरणीय संसाधनों पर यदि व्यक्तिगत मालिकाना हक दे दिया जाए तो लोग इसके संरक्षण के प्रति अधिक जागरूकता और उत्तरदायित्व का परिचय देंगे। आने वाले समय में हम इसी धारा की ओर तेजी से दौड़ने लगेंगे, ऐसा आज अनुमान किया जा सकता है। आज के समय में यह भी उम्मीद की जाने लगी है कि पोस्ट कोरोना पीरियड में दुनिया की गतिविधियां जितनी अधिक वर्चुअलाइज्ड होती चली जाएंगी, पर्यावरण संकट से भी उसी तरीके से, उसी अनुपात में निजात मिलती जाएगी। हालांकि अभी यह मात्र अटकलबाजी ही है। अब यहाँ आकर पर्यावरणवाद और इसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में कुछ न कहा जाए तो बात अधूरी सी लगती है। रियो से लेकर पेरिस तक बहुत सी कार्य योजनाएं बनी और उनमें बहुत कुछ हासिल भी हुआ, लेकिन जितना हासिल हुआ उससे बहुत ज़्यादा अभी हासिल करना शेष रह गया है। 1952 में रियो में जो एजेंडा 21 स्वीकार किया गया, वह स्वयं एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट के मॉडल में इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट का पैच लगाने जैसा है। एक ऐसा पैच मतलब पैबंद, जिसमें पूंजी और तकनीक के लिए गरीब राष्ट्र पश्चिम पर ही निर्भर हैं। यह निर्भरता की राजनीति स्वयं एक हिंसा की राजनीति है और किसी भी हिंसा की राजनीति से पर्यावरण संकट का हल नहीं हो सकता है। अब अगली बार जब आप पर्यावरण की रक्षा के लिए होने वाले सेमिनारों में भाग लें, तब अपने से सवाल करें कि इस सेमिनार के आयोजन में पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है। अगली बार जब आप हाथों में तख्ती लिए हुए, नारे लगाते हुए ऐसी भीड़ को देखें जो पर्यावरण की रक्षा के लिए इकट्ठी हुई है, तब भी आप अपने से ही सवाल करें कि इस भीड़ ने जितनी मात्रा में तख्तियों और तख्तियों में लकड़ियों को लगा रखा है,
उससे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। और जितना नुकसान पर्यावरण को उन तख्तियों और उनमें लगी लकड़ियों की वजह से हुआ है, क्या उससे अधिक जागरूकता उस भीड़ के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा और उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। अगली बार जब आप हार्पिक, शैम्पू, साबुन, वॉशिंग मशीन, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, तब भी सोचिए कि इन वस्तुओं के बनने से पहले इन वस्तुओं के बनने में कितना पर्यावरण का प्रदूषण हुआ है, और इन वस्तुओं का प्रयोग कर लेने के बाद जो इनके अपशिष्ट हवा में, पानी में, नदियों में, मिट्टी में मिलते हैं, वे कितना प्रदूषण उत्पन्न करेंगे। गाड़ी, टीवी, फ्रिज का इस्तेमाल करने के साथ साथ भी हमें और आपको यही सोचना चाहिए कि इन सबों के द्वारा हम पर्यावरण को कितना अधिक प्रदूषित कर रहे हैं। परंतु यह सब सोचने के साथ साथ हमें यह भी सोचना ज़रूरी है कि गूगल क्लिक करने से ही दुनिया भर में प्रतिदिन कितनी बिजली की खपत होती है, और यह बिजली की खपत प्रतिदिन दुनिया में कितने बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषण को जन्म देती है। अब अंत में जो सवाल सरकारों से करनी है, स्वयं हमें अपने आप से करनी है, वह यह है कि क्या आज की सभ्यता में आर्थिक मानव को आधार मानकर, उपभोक्तावादी मानव को आधार मानकर और हिंसा का समर्थन करने वाली भीड़ को आधार मानकर पर्यावरणीय नैतिकता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? दुनिया में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक शताब्दी से जो प्रयास चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन प्रयासों के कुछ सकारात्मक नतीजे नहीं हैं, लेकिन आज पर्यावरण संरक्षण की राजनीति ने भी एक बाजार बना लिया है, और इस बाजार का लाभ सिर्फ बाजार को ही है। इसीलिए आवश्यक यह है कि हम एक ऐसे जीवन दृष्टिकोण का निर्माण करें, उसके बारे में विचार करें, जहां पर मनुष्य की परिभाषा बदलती हो, जहां मनुष्य के भीतर उस चेतना का जागरण होता हो जिस चेतना में रहते हुए मनुष्य ने पिछले 3000 साल से पर्यावरण को बचाए रखा था और शुद्ध हवा में, शुद्ध जल में उसका जीवन यापन चल रहा था। यह जो आधुनिकता की सभ्यता है, जो 300 साल भी अभी पूरे नहीं कर पाई है ठीक से, उसने 300 साल में ही इस धरती की मिट्टी को, पानी को, हवा को ऐसा करके रख दिया है जहां मनुष्य का अस्तित्व अब एक ऐसे मुहाने पर पहुंच गया है जहां से यदि मनुष्य अपने को सुरक्षित नहीं करता है तो इस धरती से मनुष्य की विदाई भी हो सकती है। मित्रों, मैं जो अपनी बात कह रहा था वह इतना ही, और मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस ऑडियो के साथ साथ जो स्लाइड लगे हुए हैं उन्हें भी आप ज़रूर देखें, पढ़ें, और जो विद्यार्थी हैं वे इस स्लाइड के आधार पर कुछ नोट्स तैयार करें। मैं पुनः कहूँगा कि यह स्लाइड मेरे द्वारा सिर्फ तैयार की गई है, लेकिन इसमें लिंडा हैजर के लेख में जो ज्ञान था उसे ही डाला गया है। इस लेख में पर्यावरण प्रदूषण के जो वैचारिक कारक हैं
उन वैचारिक कारकों की बहुत गंभीर मीमांसा की गई है और संक्षेप में ही सही लेकिन बहुत अच्छी तरीके से जो पर्यावरण राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है उसको ठीक से प्रस्तुत किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका लाभ लेंगे। हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और यह जो लॉकडाउन में खाली समय आपको मिला हुआ है उस समय का आप रचनात्मक कार्यों में इस्तेमाल करें। तो मित्रों, हमारी और आपकी मुलाकात फिर से किसी नए विषय पर होगी, नए टॉपिक पर हम लोग मिलकर चर्चा करेंगे। और यदि आपको अच्छा लगा तो पर्यावरणवाद के ही किसी दूसरे पक्ष की भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।